नमस्कार दोस्तों, जो लोग लेखपाल 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये है। भूमि सुधार से आप देखे होंगे लैंड रिफॉर्म से जबरदस्त क्वेश्चन बने हैं, तो मैं लेके आया हूं एक भूमि सुधार पर एक बेहतरीन और एक शानदार वीडियो। इसको बार बार देखिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि आपके दो क्वेश्चन यहां से मिलने तय हैं। ग्रामीण प्रवेश की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं अभिषेक आपको लेके चल रहा हूं एक प्यारा सा, एक शानदार सा, एक जानदार सी वीडियो की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं लैंड रिफॉर्म। दोस्तों, आप जानते होंगे कि लैंड रिफॉर्म जो है भारत में ब्रिटिश इंडिया के शासनकाल में हुआ था, और ब्रिटिश इंडिया का ये भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें आपने जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में देखेंगे, जो आपके सिलेबस में है और जिससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जिसको आप भूल नहीं सकते, जिसको याद करना ही है अगर लेखपाल बनना है। तो दोस्त, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 26 लाख रुपए में, दोस्त आप जानते हैं 26 लाख रुपए में पेंशन पर राजस्व वसूली का अधिकार मुगलों से लिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों को कर वसूली का अधिकार जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 26 लाख रुपए के पेंशन पर ले लिया था। यह कहानी है 1765 की। 1764 में आप जानते हैं बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद, और यह इलाहाबाद की संधि थी जो रॉबर्ट क्लाइव ने कराया था। और आप जानते हैं इलाहाबाद ट्रीटी, जो आपने नाम सुना होगा, तो द्वैध शासन का जनक माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। और आप जानते भी हैं कि द्वैध शासन को प्रारंभ फिर किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। तो याद रहेगा दोस्तों ये डेट। और बिल्कुल बिहार, बंगाल और उड़ीसा के साथ आगे के स्लाइड पे चलते हैं। 1772 ईस्वी में द्वैध शासन समाप्त हुआ था। और कौन, किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कहा है कि 1772 ईस्वी में ही इजारेदारी और खेती व्यवस्था लागू की किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। तो वारेन हेस्टिंग ने ही 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया, और वारेन हेस्टिंग ने ही 1772 में इजारी व्यवस्था या खेती व्यवस्था को लागू किया। और इस व्यवस्था में जो वार्षिक बंदोबस्त था उसके जगह पर 5 वर्ष का बंदोबस्त लाया गया, और जिसमें आप जानते हैं किसानों पर ज्यादा अत्याचार बढ़ने लगे। सबसे अधिक वसूली करने वाले को ही, भूकर वसूलने वाले को ही अधिकार मिल जाता था कर वसूलने का, तो और ज्यादा प्रताड़ित करता था और ज्यादा परेशान करता था। तो लेकिन ये 5 साल के लिए तो लाया तो गया, लेकिन ये पहला कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाया। उसके पहले ही 1756 ईस्वी में पुनः वार्षिक बंदोबस्त शुरू करना पड़ा वारेन हेस्टिंग्स को। तो आगे चलते हैं दोस्त। सर्वप्रथम फिलिप फ्रांसिस नाम का, फिलिप फ्रांसिस नाम के एक कहा जाए तो फिलिप फ्रांसिस ने सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त का सुझाव दिया, जिसको वारेन हेस्टिंग ने नकार दिया था। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त का सुझाव किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। कौन दिया था? तो फिलिप फ्रांसिस ने। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनता है, और ये जबरदस्त आप देख रहे होंगे अस्थायी बंदोबस्त जो है पूरी तरीके से यहां याद करने वाला है। क्या याद करेंगे दोस्त? तो आपको याद करना है, यहां से शुरू करिए। सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त, पूरा चक्र एक बार याद कर लेंगे, अस्थायी बंदोबस्त आपका हो जाएगा। क्या है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनता है। इसी को हम लोग सिविल या पुलिस सेवा का जनक मानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 10 वर्ष का बंदोबस्त प्रारंभ किया था, और ये 10 वर्ष का जो बंदोबस्त प्रारंभ किया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मीटिंग में, यानी अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम, इसका एक और नाम दे दिया गया, अस्थायी बंदोबस्त को परमानेंट सेटलमेंट को इस्तमरारी बंदोबस्त। तो दोस्त, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो मीटिंग हुई थी 1793 ईस्वी में, तो अस्थायी बंदोबस्त कब आया था? अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको 1793 का डेट बताना है। 1793 में आया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मीटिंग में इसका नाम इस्तमरारी हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 10 वर्ष के बंदोबस्त के बाद की कहानी। एक और सवाल पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त के बारे में या सुझाव किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो सर जॉन शोर का नाम, ये आया हुआ क्वेश्चन है लेखपाल में। भूमि का स्वामी या भूमि का स्वामी कौन होगा? जमींदार होगा। ये बात किसने कही? तो सर जॉन शोर ने, और इसी की लॉर्ड कॉर्नवालिस से स्वीकृति दे दी। सर ग्रांट क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि भूमि का स्वामी जो है कंपनी होगी या सरकार होगा, इसको अस्वीकृत कर दिया गया। दूसरी बात दोस्तों, इस्तमरारी व्यवस्था या जागीरदारी या विश्वेदारी, ये जो व्यवस्था है इस्तमरारी, जागीरदारी, ये सारा का सारा नाम अस्थायी बंदोबस्त का है। तो अगर कभी जागीरदारी के नाम से आ जाए, विश्वेदारी के नाम से आ जाए, तो भी आपको अस्थायी बंदोबस्त के बारे में ही बताना है। और याद रखना, इसमें जो कर की वसूली थी, कंपनी जो थी, कंपनी को 10/11 कर दिया जाता था, और 1/11 जमींदार को लेता था।
जमींदार कोलकाता बाकी जगहों पे रहते थे और किसानों पर जुल्म ढाते थे। तो यहां से और भी ये समस्या इसकी बढ़ी। एक कानून आता है सूर्यास्त कानून। अगर जमींदार सही समय पर कर न वसूले तो इसके लिए जमींदारी समाप्त करने के लिए 1794 में बिल्कुल सूर्यास्त कानून है। 93 में बात की गई लेकिन 94 में ये लागू हुआ है। बहुत सारी किताबों में 93 लिखा है, 94 रखिएगा। बेहतर, हाँ, ये पूरा रिसर्च करके पॉइंट दिया गया है। इसमें स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होगा, तो जमींदार होगा। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि भैया ये कहां लागू था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और आपको पता होगा वाराणसी और कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी कुछ जगहों पे ये लागू था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल क्षेत्र का 19% भाग में अस्थायी बंदोबस्त लागू था। तो यह पूरी तरह से इसको समझ लिए, देख लिए, आपको हर एक तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अगला आप जानते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेजों का किसानों से सीधा संपर्क, किसानों पर सीधा अत्याचार। सीधी सी बात है, रैयत का मतलब होता ही है किसान। और जब किसानों के लिए अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई तो पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आई। तो अगर 1792 ऑप्शन में है तो 1792 लगाइए, नहीं ऑप्शन में है तो 1820 लगाइए। दो ऑप्शन आपके पास। और रैयतवाड़ी लाने वाले कौन थे, तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। कैप्टन रीड जो थे मद्रास के 12 महल में 1792 में लाए थे और शेष मद्रास में थॉमस मुनरो ने लाया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एल्फिंस्टन ने 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू की। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में, बॉम्बे में लागू हुई। सबसे पहले 1792 में कैप्टन रीड ने इसको लागू की थी, लेकिन 1820 में थॉमस मुनरो ने मद्रास और एल्फिंस्टन ने बंबई में इसको लागू किया। इसके बाद इसी रैयतवाड़ी में, रैयत का मतलब किसान होता है, तो भूस्वामी इसका किसान था। किसान को भूमि खरीदने और बेचने का अधिकार था। इसका लोकेशन मद्रास और बंबई, पूर्वी बंगाल, सिंध और कुर्ग क्षेत्र। मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, सिंध और कुर्ग क्षेत्र रैयतवाड़ी व्यवस्था की। और दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी के 51% क्षेत्र में यह लागू था। रैयतवाड़ी सबसे ज्यादा क्षेत्र में लागू था। पूछ दे एरिया वाइज सबसे ज्यादा कौन होगा, तो पहले रैयतवाड़ी, फिर महालवाड़ी, फिर अस्थायी बंदोबस्त। और दूसरी बात, इसमें एक सर्वेक्षण अधिकारी आए थे प्रिंगले नाम के, प्रिंगले नाम था इनका। चलिए तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, पूरी तरीके से आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है ब्रिटिश भू राजस्व नीति में महालवाड़ी व्यवस्था। जब पूरा गांव मिलकर भू राजस्व अदा करता था तो इसी को महालवाड़ी राज्य व्यवस्था कहते थे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। यह महालवाड़ी व्यवस्था है 1822, आपको यहां पर याद रखना है। और याद क्या रखना है कि 1822 से पहले 1819 में इसको प्रारंभ किया गया। हाल्ट मैकेंजी ने प्रारंभ किया था, तो महालवाड़ी को हाल्ट मैकेंजी। तो मैंने कहा था शक, रैयत, मुरे। शक का मतलब स से स्थायी बंदोबस्त और क से कार्नवालिस। रैयत, रैयतवाड़ी। मुरे का मतलब थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, पहले कैप्टन रीड फिर थॉमस मुनरो। और हाँ बिल्कुल, और यहां पर महाल में मैकेंजी पिए, महालवाड़ी में हाल्ट मैकेंजी। और बात है आपको 1819 की। तो 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था बनाकर लागू कर दिया गया। और बिल्कुल आप जानते हैं ये पंजाब, आगरा, अवध क्षेत्र है, ठीक ना, ये वाला क्षेत्र है। ईस्ट इंडिया कंपनी का 30% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू थी। तो महाल का मतलब क्या होता है, ग्राम या गांव होता है। तो यह पूरी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए तो चलिए आगे चलते हैं। इन तीनों का इलाका देख लीजिए। ये आपका पंजाब और यूपी में महालवाड़ी। परमानेंट स्थायी बंदोबस्त आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और बनारसी वाला क्षेत्र भी आपका थोड़ा बहुत आ जाएगा। बॉम्बे और मद्रास में आपका रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो ये याद रखिएगा, कभी आए तो ये फिगर आपके दिमाग में बना रहे। अगला अगर फिगर आपको दे तो ये अंतर है तीनों का, अस्थायी बंदोबस्त का, रैयतवाड़ी का और महालवाड़ी का। तो अगर ध्यान से देखें तो यहां पर आपको याद होना होगा कि यहां पर थॉमस मुनरो और जो है रीड 1820, और यहां पर आप जानते हैं हाल्ट मैकेंजी। ठीक, अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत आसान सी बात यहां पे है।
ठीक ना। यहाँ पे रीड का तो आप 1792 भी जानते हैं और थॉमस मुनरो का 1820। चलिए एक बात यहां पर आप जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो यहां से आपको याद रख लेना है सारी बात। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, तो ये लिखा हुआ है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। यहाँ पे बंबई और मद्रास और असम, मार्टिन। अब यहां पर जो इलाका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, समस्त भूमि का 30 से 31%, ये 51%, ये 19%। कर जमींदार को देना होता था, यहाँ पर भूमि और यहाँ पर समस्त भूमि का, यहाँ पर भूमि पर गांव का अधिकार था, तो गांव के सारे लोग मिलकर कर देते थे। तो ये सारा है कहां पर कितना कर का प्रतिशत था आपका। अगर देखा जाए तो रैयतवाड़ी में 33 से 55% था, इसमें 60% था। तो ये सारी कहानी आपके सामने है, ठीक ना। इसको आप देख सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ ये क्लास जो है आपके अंतिम पड़ाव पे है और हम विदा लेते हैं। दोबारा फिर एक और शानदार और लाजवाब वीडियो लेके आएंगे लेखपाल से पहले। जरूर पढ़िएगा, एक बेहतर और एक शानदार क्लास है। कैसा लगा ये क्लास आप जरूर बताइएगा। महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और आपके लिए स्थायी बंदोबस्त। तो इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।